हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोग इसको आज जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। इन सारी चीज़ों का बहुत ही खतरनाक तरीके से अध्ययन करेंगे और ये 0 to हीरो बेसिक नॉलेज के साथ आप लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत में कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं। तो लाइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। दिया है कि इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारे आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। नेक्स्ट दिया है आगे, अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये एक प्रकाश का क्वालिटी है कि ये सरल रेखाओं में गति करता है। प्रकाश की एक क्वालिटी है, गुण है, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश सीधे रेखाओं में गमन करती है। ये वाली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को भी आपने समझ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, यह भी जानिए। तो इसको आप लोग घर पे खुद पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो प्रकाश का विवर्तन भी आपको क्लियर हो गया कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करें। प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ होता है? जब उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, तो आइए नियम को देख लेते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वे ऐसे होते हैं, जैसे ये हमारा कोई तल है, इधर से आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब है बीच में। सॉरी, फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये बीच में अभिलंब है, बीच में अभिलंब होता है, ठीक, यहाँ से ये, ठीक ना। तो ऐसे ये जो रेखा आ रही है, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं
आपतित किरण, और ये जो इधर जा रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, और ये जो बीच में है इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक, तो क्लियर है इतनी बातें। तो वही कहा गया है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये दोनों नियम आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दोनों नियम। ये और ये दोनों आप याद रखेंगे, और हो सके तो कॉपी में आप लोग नोट भी करते हुए चलें। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया हुआ है कि परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं ये जान लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी कि वस्तु के साइज के बराबर होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब और बिंब क्या चीज़ें हैं, इन दोनों को भी समझ लीजिए। प्रतिबिंब का तो मतलब हो गया उसकी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जो हमको मिलता है रेखाचित्र, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। और वस्तु को ही हम लोग बिंब कहते हैं। देखिए यहाँ कोष्टक बना के वस्तु भी लिखा है और बिंब भी लिखा है। तो बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया। ठीक, तो अब चलिए आगे समझ लेते हैं। दिया है क्रियाकलाप 10.1, ये आप घर पे करेंगे और आप लोग सीखेंगे इसको, और आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पण के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गोलीय दर्पण की परिभाषा दी हुई है, आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर नोट करें। परिभाषा ये है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण को भी आपने समझा, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये फुल्ली मैं आपके एनसीईआरटी बुक से समझा रहा हूँ, तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसके भाग क्या क्या होते हैं उनको भी जानेंगे। तो हमारा अब टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर भी हो सकता है। परावर्तक पृष्ठ जो परावर्तन जो करेगा। ठीक, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो हम लोग को यहाँ से परिभाषा मिलती है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया हो उसे ही हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम लोग कह सकते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आप लोग इसको भी समझ चुके हैं। अब देखिए ध्यान से दिया हुआ है, अब आप समझ सकते हैं कि
चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है। कैसा है? अवतल दर्पण जैसा। ठीक। तथा चम्मच का बाहर का पृष्ठ, चम्मच को देखकर आप लोग समझ सकते हैं, उभरा हुआ पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। ठीक। अब नेक्स्ट दिया है हमारा, गोलीय दर्पण के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जानें, अर्थात अर्थ उनका समझें। ये शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय समानतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करें, नोट जरूर करें। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये हमारा बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं, यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ध्रुव। तो आप लोग ध्रुव या इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं पोल, तो उसको आप लोग समझ चुके हैं दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो दिया हुआ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक। तो इस परिभाषा को भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, इसको भी आप लोग नोट जरूर करें। अभी देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि किसी गोले को ही काट करके हम लोग अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो उसमें गोलीय दर्पण ही ना है वो, तो उसमें जो उसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को ही हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष ध्यान से देखिए क्या होता है। गोलीय दर्पण यहाँ से है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना की जा सकती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक रेखा की कल्पना की जा सकती है। क्योंकि हम लोग वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से और हम लोग ध्रुव यानी पी, और यहाँ पे कोई दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो ये जो काल्पनिक रेखा को हम लोग देखेंगे या सोचेंगे उसी को हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जितनी भी परिभाषाएं मैं अभी बता रहा हूँ उसको आप कॉपी पे नोट करते रहें और समझते रहें। ये सारी चीज़ें आप घर पे अध्ययन करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कुछ अन्य परिभाषाएं। जैसे दिया हुआ है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणें का परीक्षण कीजिए। परावर्तित किरणें जो हैं उनको देखिए, वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं या प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ देखिए यही हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा यहाँ पे मुख्य फोकस है। ठीक। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यहाँ पे जो प्रतिच्छेदित कर रही हैं यफ बिंदु है, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो एक एक चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक से। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। परावर्तित किरणें
मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर एफ से द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द्वारक किसे कहते हैं, तो द्वारक समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक अपर्चर कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर कहलाता है। देखिए चित्र 10.2 में दिया हुआ है, ऊपर की तरफ चित्र 10.10 में यमयन जो है 10.2 में यमयन जो है यम से यन जो है उसी को कह रहा है ये व्यास, यानी कि यहाँ से और यहाँ, ठीक, इसी को द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के द्वारक को भी आपने समझा, अपर्चर को भी समझ लिया आप लोग। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है जो फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी के बीच संबंध। तो संबंध ये होता है R=2F। R=2F के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी की दुगुनी, ठीक। तो आप लोग इसको भी समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक नहीं करते हो आप लोग तो मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।